हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम गैस्ट्रोलॉजी के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे या वो क्वेश्चंस जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, चाहे आपका नॉर्सिट एग्ज़ाम है, ईएसआईसी है, एसजीपीजीआई है या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इसमें से पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक टेस्ट डाल दूंगी गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with the diagnosis of appendicitis, who is scheduled for surgery in 2 hours. The client begins to complain of increased abdominal pain and begins to vomit. On assessment, the nurse notes that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished. Which is the most appropriate nursing intervention? ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट आया है अपेंडिसाइटिस का, जिसका नेक्स्ट 2 आवर्स में जो है सर्जरी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। अब पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है? पेशेंट बोल रहा है एब्डोमेन में पेन इंक्रीज हो गया है एंड वॉमिट कर रहा है पेशेंट। ठीक है, नर्स ने देखा एब्डोमेन जो है डिस्टेंडेड है एंड बावल साउंड्स जो है डिमिनिश्ड हैं, बावल साउंड्स हैं ही नहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? आप क्या करेंगे? पहला काम, नोटिफाई द सर्जन, सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन दे देंगे। थर्ड इज कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी एज सून एज पॉसिबल। ऑपरेशन थिएटर में कॉल करेंगे और बताएंगे कि जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी। फोर्थ इज रीपोजिशन द क्लाइंट एंड अप्लाई हीटिंग पैड ऑन द वार्म सेटिंग टू द क्लाइंट्स एब्डोमेन। क्लाइंट को हम रीपोजिशन करेंगे और एक हीटिंग पैड देंगे क्लाइंट को एब्डोमेन पे लगाने के लिए। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें अपेंडिसाइटिस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अपेंडिसाइटिस होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स। जब किसी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सारा जो है सिक्रीशंस वहीं पे अकुमुलेट होते रहेंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से जो है इस्कीमिया हो जाएगा और इस्कीमिया की वजह से परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। परफोरेशन हो सकता है एंड पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसमें मेजर रिस्क दो ही रहते हैं। क्या रहता है? या तो इसमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है जो बहुत डेंजरस है, या फिर रप्चर हो सकता है अपेंडिक्स का। दोनों ही बहुत डेंजरस हैं। इसमें क्या होता है? साइन एंड सिम्टम्स, एक तो मैकबर्नीज पॉइंट पे पेन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोवसिंग साइन इसमें देखने को मिलता है, सोएस साइन इसमें देखने को मिलेगा एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन। ये तीनों साइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में रीबाउंड टेंडरनेस मिलती है इसमें। ठीक है, उसके बाद में अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? हम यूएसजी करा के देखेंगे। ये जो है बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में हम यूएसजी कराएंगे, अदरवाइज सीटी स्कैन बेस्ट है। ओके, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब भी प्री ऑप में पेशेंट होगा, हम कभी भी पेशेंट को लेग्जेटिव नहीं देंगे। नो लेग्जेटिव्स, नो हीट पैड, कोई गर्म चीज या हीटिंग पैड उसको लगाने को नहीं देंगे, अदरवाइज अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है। ओके, अब जो है हम ऑप्शंस पे आएंगे। फर्स्ट इज नोटिफाई द सर्जन, बिल्कुल सर्जन को हम नोटिफाई करेंगे। ठीक है, पर सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है? एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन दे सकते हैं, पर इस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम सर्जन को नोटिफाई करें। पहले हम सर्जन को नोटिफाई करेंगे, फिर हम सेकंड काम कुछ देखेंगे। ठीक है, थर्ड इज कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग रूम। हमारे स्कोप में ये नहीं है, वी आर नॉट ऑथराइज्ड पीपल कि हम ऑपरेटिंग रूम को जो है कॉल करें और सर्जरी के लिए बोलें। ठीक है, इट्स द कॉल ऑफ सर्जन, तो ये सर्जन का काम है, हमारा काम नहीं है। फोर्थ इज रीपोजिशन द क्लाइंट एंड अप्लाइंग अ हीटिंग पैड। हीटिंग पैड अ बिग नो, कभी भी हीटिंग पैड नहीं लगाना है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर।
Now come to the second question. A client admitted to the hospital with a suspected diagnosis of acute pancreatitis is being assessed by the nurse. Which assessment findings would be consistent with acute pancreatitis? Acute pancreatitis में क्या क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले समझो पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है. पैनक्रियाटाइटिस होता है पैनक्रियाज का इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं पैनक्रियाज में वही उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे. खुद ही के पैनक्रियाज के खुद के एंजाइम्स जो हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देंगे पैनक्रियाज का. ओके, अब ये होता है दो टाइप का, अक्यूट होता है एंड क्रोनिक होता है. अक्यूट जो है रिवर्सिबल है और क्रोनिक जो है इरिवर्सिबल है. कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके रीजंस किस किस वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है. गॉल स्टोन्स सबसे कॉमन रीजन है, गॉल स्टोन्स. उसके बाद में अल्कोहल, ट्रॉमा, स्टेरॉइड्स, ये जो है कॉमन रीजंस हैं. उसके अलावा रीजन हो सकता है ऑटो इम्यून हो सकता है, कुछ ड्रग्स से हो सकता है. ठीक है, इसके बाद में जो है साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, इसमें सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा. और क्वाड्रेंट में अगर पूछ ले, पेपर में आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में या राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो हमेशा याद रखना इधर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा. ठीक है, कभी भी राइट नहीं लगाना है इसमें. अगर राइट लिख दोगे तो वो लिवर में प्रॉब्लम है, तो फिर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, राइट में है तो. बट पैनक्रियाज है तो हमेशा लेफ्ट होगा. ओके, उसके बाद में पेन रेडिएट करता है बैक में, पेन रेडिएट्स टू बैक. इधर से आपको पता चलेगा पेशेंट जो है पैनक्रियाटाइटिस का है. फीवर देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो ये सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. उसके बाद में टेंडरनेस इसमें देखने को मिलती है एब्डोमेन में. तो अब इसमें एक चीज और देखने की है, अगर पेशेंट अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का है तो बावल साउंड्स जो हैं डिक्रीज हो जाएंगी. एंड अगर पेशेंट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का है तो बावल साउंड्स इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इधर ही बच्चे फंसते हैं. बच्चे ऑप्शन में देखेंगे डायरिया और इसको टिक कर देंगे, पर इसमें टिक नहीं करना है क्योंकि पेशेंट जो है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का है. नाउ साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, ग्रे टर्नर साइन, सेकेंड इज क्यूलेन साइन, ये इसमें देखने को मिलते हैं. अब बच्चों ग्रे टर्नर साइन क्या होता है, अगर हमारे फ्लैंक रीजन में जो एब्डोमेन के साइड वाला एरिया है उसमें डिस्कलरेशन हो जाएगा तो ये है टर्नर साइन. और अगर अम्बिलिकस के चारों तरफ हो रहा है, अम्बिलिकस के चारों तरफ अगर हो रहा है तो क्यूलन साइन है, और साइड्स में हो रहा है तो टर्नर साइन है. ओके, लैब फाइंडिंग्स इसमें क्या मिलता है डायग्नोसिस में, इंक्रीज लाइपेज, इंक्रीज अमाइलेज, एंजाइम्स जो हैं बढ़ गए हैं. ठीक है, इंक्रीज WBC. ओके, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम सीटी स्कैन करा लेंगे, USG करा लेंगे. और अब लास्ट में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा. पहली बात, पेशेंट को हम जो है NPO पे रखेंगे, स्ट्रिक्टली NPO है ताकि पैनक्रियाज को रेस्ट मिल सके, पैनक्रियाज को रेस्ट मिल सके, इसलिए हम पेशेंट को NPO पे रखेंगे. सेकंड, अगर अब पेशेंट NPO पे है तो उसको IV फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, IV फ्लूइड जो है कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे. थर्ड जो है पेन कंट्रोल के लिए इसमें ओपियोइड्स देंगे हम. ओके, फोर्थ NG सक्शन, अगर वॉमिटिंग है तो, वॉमिटिंग अगर पेशेंट को हो रही है तो कॉन्टिन्यूसली NG सक्शन पे रखेंगे. ठीक है, सो नाउ कम टू द ऑप्शन पार्ट कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है. पहला ऑप्शन डायरिया, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में डायरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा. ये डायरिया मिलता है
क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक टेरी स्टूल्स नहीं मिलेंगे। ब्लैक टेरी स्टूल्स किस चीज का साइन है कि जीआई में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीड हो रहा है, ओके, तो ये भी नहीं है। थर्ड इज हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स। अब आप देखो कि अगर आपको ये पता है कि डायरिया नहीं होगा तो यहीं से आपको पता चल जाएगा हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स भी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम सेम है। जब डायरिया होगा तो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स मिलेगा हमेशा, ठीक है, तो थर्ड भी नहीं है। फोर्थ है ग्रे ब्लू कलर एट द फ्लैंक। देखो जो हमने टर्नर साइन की बात की थी वो इसमें दिख रहा है, तो ये राइट है। एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस बिल्कुल मिलेगी। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विद रेडिएशन टू द बैक बिल्कुल सही है। तो 4, 5 और 6 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is assessing a client who is experiencing an acute episode of cholecystitis. Which of the following manifestations support this diagnosis? हमारे पास पेशेंट है कोलिसिस्टाइटिस का, तो कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो है सभी पे टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है? कोलिसिस्टाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ओके, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। अब इसका पेन जो है हमेशा याद रखना राइट साइड में होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेन हमेशा राइट साइड में होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही बता रही हूं, सारा नहीं बता रही हूं कोलिसिस्टाइटिस में क्या 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 होगा, बस जो आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहने चाहिए उन पॉइंट्स को मैं यहां मेंशन कर रही हूं। तो एक तो पेन एट राइट साइड, राइट साइड कहां पे? राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ठीक है। अब राइट में ही क्यों होगा? क्योंकि कॉमन सी बात है, गॉल ब्लैडर राइट साइड में है तो राइट साइड में पेन होगा, फाइन, ठीक है। नाउ कम टू द ऑप्शंस। फीवर देखने को मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो फीवर तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, पॉजिटिव क्यूलिन साइन नहीं, अभी हमने देखा क्यूलिन साइन पॉजिटिव होता है पेनक्रियाटाइटिस में। थर्ड, कंप्लेंट्स ऑफ इनडाइजेशन बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन, पाल्पेबल मास इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट नहीं, अभी हमने देखा राइट साइड में गॉल ब्लैडर होता है तो राइट साइड के सिम्टम्स आएंगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट इज पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर ए फैटी मील, बिल्कुल, जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा भी फैटी मील लेगा या बहुत ज्यादा डाइट एक बार में ले लेगा तो उसको राइट साइड में पेन होगा, ठीक है। और ये पेन हमेशा राइट स्कैपुला की तरफ रेडिएट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि अगर पेन जो है राइट साइड स्कैपुला में रेडिएट कर रहा है तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा पेन किस साइड रेडिएट करता है, तभी हम डायग्नोसिस बना पाएंगे। नेक्स्ट इज वेग लोअर राइट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नो, ये अपेंडिसाइटिस का साइन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client diagnosed with viral hepatitis, viral hepatitis है, is complaining of no appetite and losing my taste for food, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है और बोल रहा है कि मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। What instructions would the nurse give the client to provide adequate nutrition? तो नर्स जो है कौन सी इंस्ट्रक्शंस देगी ऐसे पेशेंट को, ये हमें चूज करना है। फर्स्ट इज सेलेक्ट फूड्स हाई इन फैट, नो, कभी नहीं, क्योंकि लीवर जो है ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, फैट जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो फैट जो है नहीं देना होता है ऐसे पेशेंट्स में, ओके। हमेशा लो फैट डाइट देंगे। सेकंड, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड्स इंक्लूडेड जूसेस, बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है ये? क्योंकि पेशेंट जो है मोस्टली टाइम नोजिया फील करता है, इसमें वॉमिटिंग फील करता है, वो सॉलिड फूड को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम जो है फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा देंगे। थर्ड इज ईट अ गुड सपर व्हेन एनोरेक्सिया इज लेस सीवियर, अच्छे से सपर करो, सपर मतलब जो इवनिंग का जो खाना होता है उसे जो है ज्यादा क्वांटिटी में दो,
ठीक है, उस टाइम पे एनोरेक्सिया कम होता है। रॉन्ग। हमेशा याद रखना, एपेटाइट जो है मॉर्निंग में अच्छा होता है और इवनिंग में वर्स्ट होता है। तो लार्जेस्ट मील हमारा ब्रेकफास्ट के टाइम पे रहेगा, ना कि सपर के टाइम पे। फोर्थ इज ईट लेस ऑफन, प्रिफरेबली ओनली लार्ज मील्स डेली। रॉन्ग। हम ऐसे पेशेंट्स को जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट को अगर लार्ज मील देंगे तो इससे नोजिया वॉमिट जो है ज्यादा हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड ऑयस्टर्स। द नर्स असेसेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेपेटाइटिस ए क्या होता है। हेपेटाइटिस ए वायरल इन्फेक्शन है जो फीको ओरल रूट से फैलता है। ध्यान रखना, ये ब्लड बोर्न नहीं है, ब्लड से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस ए हमेशा फीको ओरल रूट से फैलेगा। नाउ ट्रांसमिशन कैसे होता है हेपेटाइटिस ए में, ये फेवरेट क्वेश्चन है नॉर्सेट बनाने वालों का कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। हमेशा याद रखना, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से इसका ट्रांसमिशन होता है, या पुअर हैंड हाइजीन से। ओके, या फिर अंडर कुक्ड फूड आप खाओगे, रॉ कच्चा खाना आप खा रहे हो, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। याद रखना है इसको। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 to 6 वीक्स। अब साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या देखने को मिलेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें, जैसे कि मलेज देखने को मिलेगा, मसल पेन बहुत ज़्यादा होगा, फटीग रहेगा पेशेंट, नोजिया वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, फीवर तो ऑब्वियसली होगा ही। ये रहेंगे इसके अर्ली स्टेज में। अगर लेट स्टेज है तो उसमें क्या रहेगा, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, क्ले कलर स्टूल, और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहेगा, ठीक है, या डिस्कम्फर्ट रहेगा। अब आओ ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन मलेज रहेगा, बिल्कुल। डार्क स्टूल्स रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसमें क्ले कलर के स्टूल्स होंगे। थर्ड इज वेट गेन, नहीं। नोजिया वॉमिटिंग होने की वजह से पेशेंट खा नहीं पा रहा है अच्छे से, तो वेट गेन तो नहीं देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट, नहीं, राइट में होगा हमेशा। ओके, क्योंकि लिवर जो है राइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्लानिंग टू टीच अ क्लाइंट विद GERD, gastroesophageal reflux disease, about substances to avoid. Which item would the nurse include on the list? GERD का पेशेंट है, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारा ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच का स्फिंक्टर होता है वो जो है लूज हो जाता है, उसकी वजह से सारा फूड जो है रीगर्जिटेट करता रहता है ईसोफेगस में, ठीक है। तो इसमें हम कैसा फूड देंगे जो स्फिंक्टर को इरिटेट ना करे, ठीक है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे स्फिंक्टर इरिटेट होता है और खाना जो है वापस रीगर्जिटेट करता है, ठीक है। तो इसमें खास हम ध्यान रखेंगे कि खाना ऐसा फूड दें जिससे स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो, जिससे स्फिंक्टर इरिटेट ना हो। ओके, ये आपको सिंपली याद करना है। इसमें कॉफ़ी होता है, चॉकलेट एंड पेपरमिंट एंड फ्राइड चिकन, ये चारों फूड जो है हम इसको नहीं देंगे GERD वाले पेशेंट को, ठीक है। तो फिर क्या देना है, एक तो नॉन फैट मिल्क देंगे एंड एक स्क्रैम्बल्ड एग्स, ये 2 फूड हम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज जस्ट हैड हेमोरोइडेक्टमी, विच नर्सिंग इंटरवेंशंस आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट, ठीक है। हिमोरोइडेक्टमी हुआ है पेशेंट को, हिमोरॉइड्स थे उनको जो है रिमूव कर दिया गया है, तो कौन से नर्सिंग इंटरवेंशंस अप्रोप्रिएट हैं। फर्स्ट जो है स्टूल सॉफ्टनर्स उस पेशेंट को देंगे, बिल्कुल देंगे, ताकि हमारा इंसिजन एरिया पे प्रेशर ना पड़े। ओके, सेकंड, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिनरी रिटेंशन, पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लूइड इनटेक कम कर दे ताकि यूरिनरी रिटेंशन ना हो। रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमने फ्लूइड कम किया तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिससे इंसिजन लाइन पे
ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड इज encourage a high fiber diet to promote bowel movements without straining, बिल्कुल राइट। हाई फाइबर डाइट हम प्रमोट करेंगे, हाई फाइबर डाइट ऐसे पेशेंट्स को हम देंगे ताकि स्ट्रेन ना हो बावल मूवमेंट्स के टाइम पे। फोर्थ इज अप्लाई कोल्ड पैक्स टू द एनल रेक्टल एरिया ओवर द ड्रेसिंग अंटिल द पैकिंग इज रिमूव्ड, ये भी ठीक है, इससे जो है ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग कम होगी एंड कंफर्ट रहेगा पेशेंट को, ठीक है, तो दिस इज राइट। नेक्स्ट इज हेल्प द पेशेंट टू ए फाउलर्स पोजीशन टू प्लेस प्रेशर ऑन द रेक्टल एरिया एंड डिक्रीज ब्लीडिंग, कि हम पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देंगे ताकि रेक्टल एरिया पे प्रेशर आके ब्लीडिंग ना हो, रॉन्ग। अगर रेक्टल एरिया पे प्रेशर आया तो इंसीजन लाइन जो है दोबारा से ब्लीड कर सकती है, इससे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग और हो जाएगी अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो, राइट। Now next question, a client suspected of having a duodenal ulcer has undergone esophagogastroduodenoscopy. The nurse would place highest priority on which item as part of the client's care plan. ठीक है, एक पेशेंट है duodenal अल्सर है जिसको, ठीक है, उसका जो है स्कोपी हुई है जिसमें इसोफेगस देखा गया, गैस्ट्रिक देखा गया, मतलब स्टमक एंड ड्योडिनम देखा गया है, ठीक है, बाय अ स्कोप। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी आप किस चीज को देंगे? पहली चीज है मॉनिटरिंग द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर नोट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, पर अभी हमें देखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड इज मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ हार्टबर्न, हार्टबर्न की कंप्लेंट्स है। थर्ड, गिविंग वार्म गार्गल्स फॉर ए सोर थ्रोट। फोर्थ इज असेसिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द गैग रिफ्लेक्स। देखो, जब भी ऐसे स्कोपी होगी तो हो सकता है कि कहीं पे परफोरेशन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को, ठीक है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है, ये कंसर्न वाली बात है, ठीक है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चौथे नंबर का ऑप्शन है कि गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। ओके, गैग रिफ्लेक्स चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आया तो पेशेंट में एस्पिरेशन के चांस बने रहेंगे, ठीक है, तो गैग रिफ्लेक्स यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन, मॉनिटर कंप्लेंट्स ऑफ हार्टबर्न। हार्टबर्न वैसे भी होता है, ड्योडिनल अल्सर वाले पेशेंट में हार्टबर्न की कंप्लेंट्स रहती ही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन, गिविंग वार्म गार्गल्स फॉर ए सोर थ्रोट, दे सकते हैं क्योंकि स्कोपी हुई है तो उसके बाद में जो है सोर थ्रोट मिलता है पेशेंट में, पर ये बाद में किया जा सकता है, ये इतना कंसर्न का विषय नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज टॉट द client with suspected gallbladder disease about an upcoming endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP procedure करना है। The nurse determines that the client needs further information if the client makes which statement। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए ERCP होता क्या है। ERCP क्या है? एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्कोपी होगी पेशेंट की, इसमें कंट्रास्ट इंजेक्शन का यूज होता है, उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे किया जाएगा पेशेंट के थ्रोट में, ठीक है, जिससे गैग रिफ्लेक्स सप्रेस हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज थोड़ा सा सिडेशन भी दिया जाएगा पेशेंट को ताकि पेशेंट जो है आराम से लेटा रह सके और प्रोसीजर को इंटरप्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट हिलता रहेगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट बोल रहा है आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट फॉर्म। सही बात है, कंसेंट फॉर्म देना जरूरी है क्योंकि ये जो है इन्वेजिव प्रोसीजर है। सेकंड, आई होप द थ्रोट स्प्रे कीप्स मी फ्रॉम गैगिंग। सही बात है ये भी कि जो थ्रोट स्प्रे है वो जो है गैग रिफ्लेक्स को कम कर देगा, ठीक है। थर्ड इज, आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर। रॉन्ग, पेशेंट को लग रहा है कि वो हिल सकता है प्रोसीजर के टाइम पे, ये हमें उसको इन्फॉर्म करना होगा कि नहीं, आपको सीधा लेटना है प्रोसीजर के टाइम पे, अगर आप मूवमेंट करोगे तो इससे इंजरी हो सकती है एंड प्रोसीजर इंटरप्ट होगा, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, आई एम ग्लैड सम इंट्राविनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी। सही बात है, आईवी मेडिकेशन दिया जाएगा सिडेशन के लिए, बट थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये जो है हमें इस वाले ऑप्शन को
कंसिडर करना होगा और पेशेंट को इन्फॉर्म करना होगा आपको प्रोसीजर के टाइम पे स्टिल लेटे रहना है। Now, next question is the primary healthcare provider has determined that a client has contracted hepatitis A. Hepatitis A हो गया पेशेंट को, जिससे जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं और जॉन्डिस है। विच स्टेटमेंट जो है इस मेडिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करती है? फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ये तो इशू ही नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए फैलता है फीको ओरल रूट से, एंड ये जो है हेपेटाइटिस बी फैलेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड बाय ब्लड। ओके, देखो, एक होता है फीको ओरल रूट से जो फैलता है, एक होता है ब्लड से जो फैलता है। फीको ओरल रूट से फैलेगा हेपेटाइटिस एंड ई, एंड ब्लड से फैलेगा हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। ओके, तो सेकेंड इज आई एट सेल्फिश अबाउट 2 weeks ago एट अ लोकल रेस्टोरेंट। जी हाँ, इधर से हमें पता चला 2 वीक पहले पेशेंट ने सेल्फिश खाया है लोकल रेस्टोरेंट पे। ठीक है, मतलब वो अच्छे से पका हुआ नहीं होगा या वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं रहा होगा और फिको ओरल रूट के थ्रू उसे हेपेटाइटिस हो गया। थर्ड भी वैसे पढ़ लेते हैं, आई वॉज एन IV ड्रग अब्यूजर इन द पास्ट एंड शेयर्ड ब्लड नीडल्स एंड शेयर्ड नीडल्स। ये हेपेटाइटिस का कॉज होता ही नहीं है। फोर्थ, आई हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 30 years ago बिफोर आफ्टर मेजर एब्डोमिनल सर्जरी। ये भी कोई रीजन नहीं है हेपेटाइटिस का। तो हियर ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिकॉज इसमें फीको ओरल रूट दिख रहा है हमें कि कैसे उसको हेपेटाइटिस हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज असेसिंग क्लाइंट 24 hours आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी। पेशेंट की हो चुकी है, 24 hours हो चुके हैं। ठीक है, द नर्स नोट्स दैट द T tube has drained 750 ml of green brown discharge since the surgery. सर्जरी होने के बाद में 750 ml ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज जो है टी ट्यूब से ड्रेन आउट हो गया है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अब पेशेंट की सर्जरी हुई है 24 hours पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जो है नर्स ने देखा 750 ml जो है ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज जो है टी ट्यूब से बाहर आ गया है। ऐसे में आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए टी ट्यूब क्या होती है। कोलिसिस्टेक्टमी के बाद में एक टी शेप की ट्यूब जो है अंदर डाल दी जाती है, जिससे सिक्के ड्रेनेज जो है बाहर आता रहे। ओके, अब इससे जो है 500 से 1000 ml जो है एक्सपेक्टेड है इन 24 hours। फर्स्ट 24 hours में 500 से लेके 1000 ml तक डिस्चार्ज हो सकता है, ड्रेन आ सकता है। फर्स्ट 24 hours में 500 से 1000 ml तक ड्रेन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये भी हमें पता होना चाहिए पहले जो ड्रेन आएगा, डिस्चार्ज आएगा, वो ब्लडी होगा एंड उसके बाद में वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा। ओके, अब ऐसे में आप क्या करोगे? क्लैंप करोगे ट्यूब को, इरिगेट करोगे, नोटिफाई करोगे सर्जन को, डॉक्यूमेंट करोगे। तो 750 है, ये तो नॉर्मल है, तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, इधर हम इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सर्जन को कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। एंड इसमें मैं आपको एक बता दूं, टी ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना, कभी भी इरिगेट नहीं करना unless इट इज ऑर्डर्ड। ओके, इससे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लैंप कर दोगे, बाइल जो है पीछे की तरफ ही इकट्ठा होने लग जाएगा और एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, कभी भी क्लैंप नहीं करना, इरिगेट नहीं करेंगे क्योंकि इरिगेट से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो कभी भी ये एक खास प्रोटोकॉल है कि क्लैंप और इरिगेट हमें करना ही नहीं है टी ट्यूब को। ठीक है, तो हियर ऑप्शन 4 इज राइट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is monitoring a client with a diagnosis of peptic ulcer. Peptic ulcer का patient है। Which assessment finding would most likely include perforation of the ulcer? हमें कौन सी फाइंडिंग से पता चलेगा कि अल्सर का परफोरेशन हो गया है? तो इधर हम ऑप्शंस देखेंगे, ब्रेडिकार्डिया, नमनेस इन द लेग्स, नोजिया, वॉमिटिंग, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। ठीक है, तो आंसर इज रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। कभी भी पेप्टिक अल्सर होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है?
परफोरेशन, कि कभी परफोरेशन ना हो जाए। ठीक है, परफोरेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे? रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ठीक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, रीबाउंड टेंडरनेस होगी, एंड बावल साउंड्स एब्सेंट होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, बावल साउंड्स जो है एब्सेंट होंगी अगर अल्सर परफोरेट हो गया है तो। और इधर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, अगर अल्सर जो है परफोरेट हो गया तो टैकीकार्डिया मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं मिलेगा। सेकंड, नमनेस इन द लंग्स लेग्स, नहीं, ये एक न्यूरो का सिम्टम है, न्यूरोलॉजी का सिम्टम है नंबनेस इन द लेग्स, इससे जीआई का डिजीज का कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, बिल्कुल, बट ये बहुत वेग सिम्टम है, ये बहुत सारी चीजों में मिल सकता है, ये बहुत सारी डिजीज प्रॉब्लम में मिल सकता है, तो ये पक्का शॉर्ट नहीं बता रहा है कि परफोरेशन हुआ है नहीं हुआ है, बट अगर रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन पाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई परफोरेशन हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद सीवियर अल्सर डिजीज इन द डिस्टल स्टमक undergoes a gastrojejunostomy, Billroth second procedure. Which post-operative prescription would the nurse question and verify? एक पेशेंट है जिसको अल्सर डिजीज है, उसका बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर हुआ है। देखो, एक होता है बिलरोथ 1, एक होता है बिलरोथ 2। क्वेश्चन आ जाता है, यहां से पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। बिलरोथ 1 में स्टमक को ड्योडिनम से जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टमक का लास्ट पार्ट कुछ खराब है तो इसको जो है रिसेक्ट कर देंगे, यहां से काट देंगे और आधे स्टमक को ड्योडिनम से जोड़ देंगे। ठीक है, और बिलरोथ सेकंड में क्या होता है, स्टमक को जेजुनम से जोड़ देंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। क्यों किए जाते हैं? या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो स्टमक में, या फिर गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, या फिर अल्सर जो है परफोरेट हो गए हैं। इन केसेस में बिलरोथ 1 या सेकंड परफॉर्म करना होता है। सो नाउ, विच पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन वुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई? कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है नर्स क्वेश्चन करेगी या वेरीफाई करेगी कि क्या यह आपने ठीक लिखा है, आर यू श्योर? ठीक है, तो पहला जो है लेग एक्सरसाइजेज, ऑपरेशन हो चुका है, लेग एक्सरसाइज करना जरूरी है, नहीं तो डीवीटी का खतरा हो सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अर्ली एम्बुलेशन, डॉक्टर चाह रहा है कि पेशेंट जो है जल्दी एम्बुलेशन स्टार्ट कर दे। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर पेशेंट जल्दी स्टार्ट कर देगा चलना, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम होगी, डीवीटी कम होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यहां है दिक्कत। एक्चुअली होता क्या है, जब बिलरोथ 1 या 2 कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है स्टमक में डाल के छोड़ दी जाती है ताकि जितना भी सिक्रीशन हो वो बाहर आ जाए एनजी ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए जो ये एनजी ट्यूब डाली जाती है, ना कि इरिगेट करने के लिए। कभी भी भूल के भी इसे इरिगेट नहीं करना है, क्योंकि नए नए सूचर्स लगे हैं अंदर, वो जो एनास्टोमोसिस बनाया गया है आप उसको खराब कर दोगे, इसीलिए इरिगेट कभी नहीं करना है अनलेस इट इज ऑर्डर्ड। ओके, तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आंसर होगा। आपको पूछना होगा कि आर यू श्योर कि एनजी ट्यूब इरिगेट करनी है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। इस ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को रोकती हैं। कल को न्यूमोनिया नहीं होगा अगर टाइमली तुम कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवा दोगे पेशेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू अ क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टमी and would instruct the client to take which measure to assist in preventing dumping syndrome. Okay, अब होता क्या है, बिलरोथ 1 या सेकंड जो भी प्रोसीजर कर दिया, उसके बाद में डंपिंग सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए।
डंपिंग सिंड्रोम जब होता है जब फूड या फिर फ्लूइड्स बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाएं, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएं, उसको बोलेंगे डंपिंग सिंड्रोम। डंप कर दिया है फूड एकदम से, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? पेशेंट को क्रैम्प्स आएंगे, डायरिया होगा, चक्कर आएंगे, वर्टाइगो फील होगा, ठीक है। तो हम जो है खास ख्याल रखेंगे कि इन पेशेंट्स में डंपिंग सिंड्रोम को हम प्रिवेंट करके रखें। अब प्रिवेंट कैसे करके रखेंगे? जब भी हम पेशेंट को मील देंगे, खाना देंगे, तो हम बोलेंगे कि कम से कम आधा घंटा सीधा लेटे रहना है, एम्बुलेट नहीं करना है, बिल्कुल वॉक नहीं करना, क्योंकि जब आप चलते हो तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाती है और इससे जो है डंपिंग सिंड्रोम और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटे रहना है, एक चीज। सेकेंड थिंग, इसमें आप बोलोगे कि पेशेंट को मील्स के साथ में जब वो खाना खा रहा है फ्लूइड इनटेक कम रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी लोगे उतना जल्दी जो है मील नीचे जाएगा। ओके, तो फ्लूइड का इनटेक कम रखोगे मील के टाइम पे। थर्ड जो है, हम इसमें हाई फैट डाइट खाएंगे, क्योंकि हाई फैट डाइट जो है हमारे गैस्ट्रिक में ज्यादा टाइम के लिए रहती है। जितना सिंपल शुगर खाओगे उतना जल्दी डंप होगा, और जितना फैट खाओगे उतना लेट डंप होगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे पेशेंट को हाई फैट डाइट देंगे और कार्बोहाइड्रेट डाइट कम देंगे, सिंपल शुगर वाली डाइट नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने हैं, देंगे तो कॉम्प्लेक्स देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट है एम्बुलेट फॉलोइंग अ मील, नहीं, बिल्कुल नहीं चलाना है पेशेंट को, ठीक है। सेकंड, लिमिट द फ्लूइड इनटेक, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील्स, बिल्कुल राइट, ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे फ्लूइड नहीं लेना है मील्स के साथ में। थर्ड, ईट केक्स एंड पेस्ट्रीज ओनली इफ दे आर होममेड, नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशक से होममेड है बट है वो सिंपल शुगर, केक्स और पेस्ट्रीज में सिंपल शुगर होती है, इसको हमें नहीं देना है पेशेंट। तो हम पेशेंट को डिस्करेज करेंगे कि केक और पेस्ट्री नहीं खानी है। नेक्स्ट ऑप्शन, ईट 3 meals a day rather than small frequent meals, नो, बिग नो। क्यों? अगर ज्यादा बड़ी बड़ी मील्स लोगे इससे जो है डंपिंग और ज्यादा होती है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देने की। ओके, now come to the next question. The nurse is reviewing the prescription for a client admitted to the hospital with a diagnosis of acute pancreatitis. acute pancreatitis का पेशेंट है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। Which interventions would the nurse expect to be prescribed for the client? क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाएगा? पहला ऑप्शन, मेंटेन एनपीओ, बिल्कुल। कभी भी पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट आपको मिलेगा सबसे पहले उसे एनपीओ पे डाल दो, नील पर ओरल, मुंह से कुछ नहीं देना। सेकंड, एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें पेन होता है, ठीक है। इसीलिए वो जो है अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, सांस अच्छे से नहीं लेते हैं, ब्रीदिंग नहीं करते हैं और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम इनकरेज करेंगे कि कफिंग और डीप ब्रीदिंग करनी है। दिस इज राइट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग्स, नो, अभी बताया मैंने, एनपीओ पे रखेंगे। फोर्थ इज मेंटेन द क्लाइंट इन ए सुपाइन एंड फ्लैट पोजीशन, नो। एक्चुअली होता क्या है, सुपाइन या फ्लैट पोजीशन में पेशेंट को ज्यादा पेन होता है, तो इसकी जगह बेस्ट पोजीशन क्या रहेंगी पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट के लिए? साइड लाइंग या फिर नी चेस्ट पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन, ये जो है बेस्ट पोजीशन है। अदरवाइज लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है, फॉलोअर्स पोजीशन आप दे सकते हो, और फॉलोअर्स पोजीशन विद साइड लेटरल, ये बेस्ट पोजीशंस है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज फिफ्थ, गिव हाइड्रोमोर्फोन इंट्रावीनियसली एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेन। हाइड्रोमोर्फोन बिल्कुल देंगे, मैंने बताया था बहुत ज्यादा पेन होता है पैनक्रेटाइटिस का, तो ऐसे पेशेंट को ओपियोइड देने होते हैं, हाइड्रोमोर्फोन बिल्कुल देंगे। नेक्स्ट इज मेंटेन आईवी फ्लूइड्स एट 10 ml per hour टू कीप द वेन ओपन, नो। अब आप पूछोगे
कि अभी तो मैम ने बोला था आईवी फ्लूइड्स देना है ऐसे पेशेंट को, वो एनपीओ पे है तो आईवी फ्लूइड्स इनमें देना होता है, बट यहाँ पे मैम मना कर रही है। क्यों मना कर रही है, इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है 10 ml पर आवर। क्या 10 ml पर आवर अप्रोप्रिएट फ्लूइड है? 10 ml से कुछ नहीं होने वाला पेशेंट का, ठीक है। इससे बस वेन ही ओपन रहेंगी। हमें वेन ओपन नहीं करना, हमें पूरा फ्लूइड रिप्लेस करना है ताकि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो 10 ml से कुछ नहीं होने वाला, इसका क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन 1, 2 and 5 is right here. Now next question, the nurse is reviewing the record of a client with a diagnosis of cirrhosis and notes that there is documentation of the presence of asterixis. How would the nurse assess for its presence? ठीक है, कभी भी सिरोसिस का पेशेंट होगा या हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है, इनमें एस्टेरिक्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। एस्टेरिक्सिस होता क्या है? हम पेशेंट को बोलेंगे अपने हैंड सीधे करने को। हैंड सीधे कर दिए, पाम्स डाउन, ठीक है, हथेलियां जो हैं नीचे हैं। अब पेशेंट ने फिंगर्स जो है स्प्रेड करके रखनी है और आप डोर्सी फ्लेक्स करोगे रिस्ट को। डोर्सी फ्लेक्स का मतलब होता है बेंड करोगे अपसाइड, ठीक है। आपकी पाम्स जो है नीचे हैं, आपने हाथ ऊपर की तरफ बेंड करना है, इसको डोर्सी फ्लेक्स बोलेंगे। और जब आप ये करोगे तो पेशेंट में फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टेरिक्सिस। ये क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमोनिया। अमोनिया जब बढ़ जाता है उसकी वजह से एस्टेरिक्सिस देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है डोर्सी फ्लेक्स द क्लाइंट्स फुट, नहीं, हाथ करने हैं डोर्सी फ्लेक्स, फुट नहीं करना है। सेकंड, मेजर द एब्डोमिनल गर्थ, नो। आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द आर्म्स, यस, आर्म्स को एक्सटेंड करना है। फोर्थ इज इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लीन फॉरवर्ड, नो। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर।